A very very warm welcome to all of my friends. I know कि आप लोगों को मेरे चेहरे पे कुछ ज्यादा ही स्माइल दिख रही है, तो उसका रीजन है और वो पता भी चलेगा क्योंकि आज हमारी जो गेस्ट हैं वो इतनी स्पेशल हैं कि उनके बारे में जो मतलब बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे पहुंच गई। हमारी गेस्ट हैं जया मिश्रा, जिनको मेरे तरफ से जया मिश्रा या जया जी नहीं बोला जाएगा। आई कैन नॉट, क्योंकि वो जया दी है। अब ये जया दी का सीक्रेट क्या है, वो बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली जया दी और मेरा स्कूल सेम है, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग झारखंड में। और मतलब बहुत गर्व है इस बात पर कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। और तो हम लोग जो 4 साल तक 4 साल तक एक ही साथ रहते होंगे। जयादी का बैच अलग था तो कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारी जो माएँ थी, जो हमारी 10.5 महीने तक हमारी माएँ होती थी स्कूल में, हमारी शिक्षिकाएं, उन लोगों ने हमें बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो हम लोगों के अंदर वो जो एक गुण है और जो जो हमारा जो विकास हुआ है, चारित्रिक विशेषताएं हमारे अंदर है, वो सब एक जैसी हैं, जैसे माँ अपने बच्चों को पालती। जया दी, आपका बहुत 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 स्वागत है। और ये हमारी छोटी सी बात जो है, स्मॉल कॉन्वर्सेशन, ये शुरुआत तो इस बात से हुई थी क्योंकि आई फॉलो जया दी ऑन फेसबुक एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स। और उन्होंने इतनी खूबसूरत कहानी गढ़ी है उन चिड़ियों के चहचहाट और परिंदों के उड़ान पर। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो आई थॉट कि जया दी, आपको तो बताना चाहिए आजकल के टाइम में, जब बच्चों के पास गैजेट्स के अलावा कुछ होता ही नहीं है करने को। तो जया दी अग्री। बट जयादी, आई वुड लाइक यू टू स्पीक नाउ प्लीज। और आप बताइए कि हमारे इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में जो आपके अनुभव हैं वो कैसे रहे और उन्होंने आपको कैसे बदल दिया, जो व्यक्ति आज आप हैं। Thank you, Abhilasha, for such a nice introduction. प्लेजर, और माय प्लेजर। तुमने सही कहा, हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, जी। लेकिन जहाँ जिस स्कूल से आते हैं वहां पर जब भी हम आपस में, चाहे तुम हो या फिर और कोई हो, ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पहले से मिले हुए हो। बिल्कुल। क्योंकि हमारी कुछ जड़ें वहीं से हैं जो बिल्कुल। कॉमन है। बिल्कुल। तो मेरे जीवन में स्कूल का बहुत ही महत्व रहा है। तो मैं पहले तुम्हें बता दूं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, जी। लेकिन मैथ्स में फेल करती थी मैं। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान से सुने कि जयादी ने खुद बोला कि वो मैथ्स में फेल होती थी और आज वो इंजीनियर है। और आज अभी वो हंस भी रही है। तो लेकिन वो चेंज कैसे हुआ कि आप फेल होते होते इंजीनियर बन गई? हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और इसकी देन हमारी शिक्षिकाएं हैं और हमारा स्कूल है। तो जब मैं 7th क्लास में थी तो मुझे अलजेब्रा बहुत पसंद था मैथ्स में, लेकिन बाकी कोई भी चीज नहीं पसंद थी। तो नतीजा ये था, अलजेब्रा में तो आ जाते थे मार्क्स, लेकिन ओवरऑल मैं फेल कर जाती थी। तो हमारे स्कूल की एक विशेषता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल करते हो तो आपको सबसे पहली रो में बैठाया जाता है। फोकस में। क्योंकि वहाँ शिक्षिकाओं का उद्देश्य है कि आपकी कमजोर विषयों को वो मजबूत बना दें, उसको स्ट्रेंथन कर दें। तो जी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं मैथ्स की कक्षा में सबसे आगे बैठती थी। और चूंकि हमारे स्कूल में जनरली मैथ्स लोगों के अच्छे होते हैं, तो मैं अकेले ही लगभग बैठती थी आगे, और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मेरी जितनी भी दोस्त थी, अनामिका गोयल और अनामिका, वंदना, ये सब मतलब पीछे सामान्य रो में बैठती थी और मैं अकेली आगे बैठती थी। तो मैं बात भी नहीं कर सकती और जो एंजॉय करते वो नहीं कर पाती थी। तो मैं, गर्मी की छुट्टियां हुई, उस समय मैंने सोचा कि कुछ मेहनत करते हैं और फिर अपनी दोस्तों के साथ बैठेंगे, आगे नहीं बैठना। अब बहुत ही मतलब बुरा लगता था, थोड़ी बेइज्जती भी लगती थी। इसमें किसी ने आपको कुछ बोला नहीं होगा
ये खुद नहीं से नहीं नहीं नहीं। फीलिंग आई होगी। स्कूल में ऐसी लड़कियां कभी नहीं थी कि जो आपको मतलब ना मतलब क्या करें, बुली करें या फिर हम्म। आप कहें कि अरे कैसी लड़की है, इस तरह की कभी मतलब लोगों में ऐसी feeling, भावना नहीं थी। बल्कि आप कमजोर हो तो आपको और स्ट्रेंथन करने में मदद ही करेंगी। बिल्कुल लेकिन बहुत एक सपोर्ट। अंदर भी होती है चीज जिसे कहते हैं आत्मसम्मान, उसे ठेस पहुंचती थी। यस, पहुंच तो रही थी। गर्मी की छुट्टियों में जाकर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, और इनफैक्ट जब मैं वापस लौट कर आई स्कूल में तो मुझे 100% मार्क्स आने लगे, वाह। और मैं आराम से जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठना शुरू कर दी। तो उस समय की ही बात है, मैं तो बताऊं देखो कि आपको क्षण आनंदा लगा दी ट्रॉफी जैसा, वो ट्रॉफी जैसा लगा कि आपने टॉफी पीछे की सीट अब आपको मिल गई वापस से। वापस आना, मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठना बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। आ, तो उस समय आनंदा दी हमें पढ़ाती थी, हमारी टीचर थी जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाती थी। जी। तो जब वो हुआ ये कि जब मैं लौट कर आई तो फिजिक्स में भी वो सरप्राइज टेस्ट लेती थी 10 मार्क्स का, और उसमें 6 मार्क्स होते थे मैथमेटिक्स बेस्ड और 4 मार्क्स होते थे सब्जेक्टिव। तो आलम ये था कि मुझे सब्जेक्टिव में मार्क्स आए चाहे नहीं आए, लेकिन 6 फुल मार्क्स मैथमेटिक्स के जरूर आते थे। उसी तरह मैं 10th पास की, तो वो भी मेरी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जी। जैसे हमारी हिंदी की शिक्षिका थी, एलिस थी। तो हिंदी भी मेरी थोड़ी कमजोर विषय थी। उसमें क्या होता था कि जब भी मैं मेरे हर उत्तर में ये लिखा होता था वाक्य विन्यास में अशुद्धि, और उस समय समझ में नहीं आता था कि ये वाक्य विन्यास क्या वाक्य क्या चीज हुआ? है जो हर उत्तर में ही अपने आप ही मतलब उसका अपने आप की। प्रादुर्भाव हो रहा है। अभी आपकी हिंदी सुनिए, वाक्य विन्यास और प्रादुर्भाव। आई रियली होप कि हमारे दर्शक इस बात को समझ जाए कि वाक्य विन्यास जो है फ्रेजिंग हुआ और प्रादुर्भाव ओरिजिन हुआ। तो मतलब मुझे उतनी पसंद नहीं आती थी स्कूल डेज में एलिस थी। लेकिन जैसे ही मैंने 10th पास किया उनका एक पोस्ट कार्ड आया, बधाई हो तुमने गणित में सर्वाधिक अंक पाए हैं। मैंने कहा सर्वाधिक, ये तो 100% है ही नहीं। मैं मतलब गणित के पहले पेपर में तो 75 आउट ऑफ 75 था, लेकिन सेकंड पेपर में 74 आउट ऑफ 75 था। एक नंबर से। एक नंबर का। तो खैर वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। और मतलब एलिस दी का मैं बहुत आभार हूँ। उनके ये पोस्ट कार्ड ने मेरे लाइफ को ही चेंज कर दिया। फिर मैंने सोचा मैं अब तो इंजीनियर ही बनना है मुझे। इतना और विश्वास जो जताया हमारी हाँ टीचर्स हाँ, ने, शिक्षिकाओं ने, वो मतलब बिल्कुल कैटलिस्ट का काम कर दिया वो। बिल्कुल, तो मतलब कहाँ मैथ्स में फेल, वहां से ऑलमोस्ट, दीदी इसको 100% बोल सकते हैं, चलेगा उतना तक। और फिर और भी छोड़ा नहीं, उन्होंने इतना इनकरेज किया कि आपने हाँ, इंजीनियर बनने की ठानी। वाह। और एक हिंदी टीचर हो करके हिंदी इतना टीचर एनकरेज करना, ये बहुत बड़ी बात थी। आउट ऑफ द वे जाके आपको हम्म। पोस्ट कार्ड डालना, उस मतलब बहुत रेयर चीज है ये तो मतलब हमारे हाँ। स्कूल में ही पॉसिबल है। और मेरे पिताजी चूंकि मेरा मैथ्स देख चुके थे, तो उनको बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था मेरे पर। तो मैं साइंस कॉलेज में गई, तो वहां पर मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मेरा वेटिंग लिस्ट आ गया। तो उन्होंने कहा अरे बायो मिल जाएगा तुम पढ़ लो। मैंने कहा नहीं पापा, पढ़ना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ना है और इंजीनियरिंग ही पढ़ना है। तो आखिर में मैं इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन उस समय जनरली क्या होता था, इंजीनियरिंग अगर याद हो तो इंजीनियरिंग में बहुत ट्रेनिंग्स नहीं होते थे। और हम लोग का सौभाग्य था कि मैं बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की हूँ। और वहाँ के ही एक एलुमनी थे जो आईटीआई मनकापुर में डायरेक्टर पद पर थे। तो वो खास कर बीसीई के लोगों को बुलाते थे, और मैंने इस मौके का फायदा उठाया और 3 साल बड़े मतलब वर्कर्स के साथ बैठ करके हमने हर चीज के, जैसे असेंबली होती है, अगर आप देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो उसमें एक पीसीबी होता है, वहां पर कंपोनेंट्स लगाना और हर चीज करना।
तो बहुत सारी सुविधाएं जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नहीं थी, वो कमियां पूरी हो गई हमारी ITI मनकापुर में वोकेशनल ट्रेनिंग करने से। जो इंटर्नशिप आज के डेट में जो बड़ी कंपलसरी होती है, बच्चे शायद हाँ उस हाँ। तरह की चीज है क्या, ये जो आपने डिस्क्राइब किया? हम्म। बच्चे ऐसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब डेकेड्स अगो आपने ये किया। वाह, हाँ बहुत बड़ी बात है। उसमें कॉमन नहीं होता था ये सब, तो मतलब बस हाँ, बहुत बहुत रेयर चीजें थी, तो ये बहुत मतलब फायदा आया हुआ हमारे। उसके बाद जब कोरोना आया, एक बहुत अच्छी खासियत जयादी के अंदर है कि जब इनको पॉइंट आउट किया गया इनके लाइफ में जब भी, तो उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। ये मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोगों, खास तौर पर बच्चों से, कि जब हम लोग ना आजकल के टाइम में बहुत टची हो जाते हैं कि जैसे सब कुछ जैसे ईगो पे ही चला गया, अगर उसके बदले अगर फीडबैक को पॉजिटिवली लें तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, जयादी इसकी मतलब मिसाल है। मैथ्स के लिए पॉइंट आउट करने पर इन्होंने ये इंजीनियर बन गई। उसके बाद अब ये मतलब कैसे ये बन गई बर्ड वॉचर। और जब आप इनके पोस्ट देखें फेसबुक पर, प्लीज फॉलो हर, तो आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। दी वो वाली घटना बताइए कि जिसने आपको बर्ड वॉचर बना दिया। देखो अभिलाषा, जैसे हम लोग हजारीबाग में रहे और फिर जब मैं वहाँ मतलब जॉब में के लिए देहरादून आई, तो हर जगह पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, पहाड़ भी थे, पर मुझे कभी सब नजर नहीं आता था। और बस मेरी जिंदगी थी कि बस ऑफिस जाओ, घर आओ। और मैं तुम्हें बताऊं कि मैं 10 साल से एक ऐसे मकान में रह रही थी जहाँ की बालकनी जस्ट पेड़ों की ऊंचाई तक थी। मतलब पेड़ पर अगर पशु पक्षी बैठे तो वो आसानी से दिख सकते थे। मैं रोज इस बालकनी में जाती थी, लेकिन वो कभी मुझे दिखे नहीं। हाँ, हम्म। मुझे याद है गार्गी आश्रम के में एक गेट था। वहां से देखने पर सुबह सुबह कैंडी हिल्स दिखती थी, बहुत ही सुंदर लगता था वो देखना मुझे। एकदम बिल्कुल उसकी नीली आभा होती थी, फिर धीरे धीरे वो काले रंग में बदलता था। तो एक एप्रिसिएशन फॉर नेचर तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं सब काम छोड़ करके उसमें लग जाऊं। हम्म। तो हुआ ये कि कोरोना जब आया, तो उस समय लॉकडाउन शुरू हुआ। हम्म। और लॉकडाउन के 3 सप्ताह फिर मेरे बर्ड्स वॉचिंग के लिए बड़े ही टर्निंग पॉइंट थे। तो हम लोग जैसे आदत होती है कि सुबह सुबह 8:30 बजे काम खत्म कर लिया और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल लिए। तो ऐसा ही होता था। हम कोरोना में लॉकडाउन तो लगा हुआ था, हम लोग काम खत्म करते थे और फिर बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस करते थे। मैं और मेरे हस्बैंड बैठ करके बालकनी में चाय पिया करते थे। तो मैं फिर वही शुरू कर देती थी, क्या है कोरोना आ गया, इन्फेक्शन होगा, कब लाइफ नॉर्मल होगी, और मतलब थोड़ी दुखी हो जाती थी। फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की तरफ हाँ बढ़ गई थी। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत लोगों को भी हुआ बिल्कुल। उस वक्त। बाप तो रे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, अरे ये सब छोड़ो, तुम सामने देखो, यहाँ पेरिग्रिन फाल्कन है, यहाँ रूफस ट्रीपाई है। तो वाह। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, ये कैसे नाम है। और मेरे हस्बैंड को इतना इतना पता है, मुझे याद नहीं हो पाते ये नाम, मैं पहचान नहीं पाती। फिर मैंने सोचा चलो कुछ कोशिश करते हैं कि कौन सा पेरिग्रिन फाल्कन है, कौन स्टार्लिंग है, ये सब। और उसके साथ साथ उन्होंने हिंदी नाम भी बताना शुरू किया, तो हिंदी नाम थोड़ा फबीने लगता था, जैसे स्टार्लिंग मतलब मैना होती है। तो यहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके मुझे बहुत सारे, 1 सप्ताह बीता और मुझे बहुत सारे पक्षियों का नाम पता चल गया। बाद में जब वो मेरे हस्बैंड जो बहुत ही फोटोग्राफी के भी बड़े शौकीन है, वो बहुत फोटो खींचते हैं बर्ड्स की। तो मैंने कहा भाई तुम भी दो मुझे कैमरा। तो उन्होंने अपना एक थोड़ा वो पुराना सा कैमरा मुझे पकड़ा दिया, जो D5300 था। तब जब मैंने स्टार्ट किया D5300 से फोटोग्राफ लेना, तो मुझे शुरू में तो बहुत मजा आया। और उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि देखो तुम पहले बड़े बड़े पक्षियों का लो चित्र, फिर छोटो छोटे पक्षियों का लेना। तो मैं हमेशा ऐसा पाई कि कभी कभी तो वो क्लिक हो जाती थी, बड़ी पक्षियां स्पेशली, क्योंकि वो बहुत देर तक
पेड़ पर बैठती हैं, लेकिन छोटी पक्षियां उड़ जाती थी और उसके बाद मेरी फोटो मतलब मैं क्लिक की और पक्षी उड़ गया और मेरी कैमरे में कुछ भी नहीं कैद हुआ। तो मैंने कहा अरे बहुत अजीब सी बात है, तुम्हारे कैमरे में हर चीज कैद होती है, मेरे में नहीं होती है। मुझे इतना कैमरा का आइडिया भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने कहा अब तो मैं तुम्हारे यहाँ ही यूज करूंगी कैमरा। तो मैंने उनसे D7100 लिया और उनके लेंस लिए और क्लिक करना शुरू कर दिया। तो इससे बहुत ही मतलब अच्छा लगने लगा हमें। और मतलब जैसे बहुत सारे मैंने क्लिक करने मतलब लगातार ही करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब मुझे कोरोना हो गया था तब अरे भी, हाँ तो तब भी मैं अकेले रूम में रहती थी और बालकनी सिर्फ मुझे दिया गया था क्योंकि वही आइसोलेटेड रूम था। अच्छा। तो वहां भी मैं क्या करती थी कि पूरी दरवाजे बंद, बाकी लोग दरवाजे बंद करके रहते थे और मैं बालकनी में निकल कर, मेरे हाथ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं कैमरा उठा सकूं, लेकिन मैं पूरे दिन कैमरा से फोटो खींचती रहती थी। मतलब आपको मतलब परिंदों की उड़ान इतनी पसंद आ गई, हाँ बिल्कुल। चिड़ियों की चहचहाहट। अरे वाह। हाँ ये तो बहुत। हाँ, और वो जगह इतनी अच्छी अनुकूल है पक्षियों के लिए, मतलब चारों ओर बगीचे हैं इमली और आम के, और साथ में बड़ी बड़ी मतलब सिल्वर ओक, फिर और ऐसी बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब अमलतास, फिर क्या मैं कहूँ गुलमोहर, इन सब के पेड़ हैं आसपास, तो वहां पक्षी आकर बैठते हैं तो आपने पूरे कुछ दिन। पैटर्न ऑब्जर्व किया दी, जैसे कि मतलब 3 साल के दौरान स्पेशली कोरोना से आपने शुरू किया, तो हाँ कोई खास चिड़िया आने लगी, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं या फिर मतलब वहाँ के लोकल होते हैं, तो कुछ पैटर्न आपने देखा किस तरह के कलर्स होते हैं, और मतलब अगर सीजन चेंज होता है तो कलर्स भी चेंज होते होंगे शायद। हाँ मतलब जैसे इकोलॉजी में इस तरह की चीजें पढ़ते हैं हम लोग की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना, तो वो कैसे आपने कुछ पैटर्न क्या देखा, क्योंकि अक्सर हम लोग क्लाइमेट चेंज को बर्ड्स के साथ भी हम्म। एसोसिएट करते हैं, तो कैसे क्या आपने पैटर्न नोटिस किया है? देखो जो मतलब मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टाइम पैटर्न होते हैं और एक लॉन्ग टाइम के पैटर्न होते हैं। तो शॉर्ट टाइम पैटर्न में जैसे बर्ड्स अगर माइग्रेट कर चुकी हैं, हम्म। रोज आ रही हैं, तो एक पर्टिकुलर समय पर एक बर्ड एक पेड़ की टहनी पर तुम्हें मिलेगी। अच्छा। और हाँ, तो जैसे मैं कपड़े फैलाती थी 8 बजे, तो मैं अक्सर देखती थी कि जैसे नटहैच आ रही हैं और इसके साथ एक नटहैच जो होती वो जो है वो वॉबलर्स के साथ रहती हैं हमेशा। हम्म। इसी तरह जैसे ये है पिरीनिया है, वो ग्रुप में आती हैं। तो 8 बजे ये बर्ड आएगी, फिर एकदम सुबह हो तो आपको एक पिजन्स दिखेंगे, फिर इस तरह के मतलब पैटर्न होते हैं। मतलब कई और बार ये चिड़िया जो है आपकी घड़ी का भी काम कर सकती है शायद। बिल्कुल। अरे वाह। और अगर लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें तो मैं उसमें शामिल करना चाहूंगी कि वहां पर माइग्रेशन होते हैं बर्ड्स के। तो जी। देहरादून में अगर तुम देखो तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पानी के बहुत सारे स्रोत हैं। बिल्कुल। तो यहाँ और ये एक वैली है, घाटी है। हम्म। तो होता ये है कि पहाड़ों से भी चिड़ियां आती हैं और कुछ प्लेन से भी आती हैं। तो जनरली समर्स में प्लेन से चिड़ियां आएंगी, और जैसे सर्दियों में भी दो तरह का होता है माइग्रेशन। वो होता है, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन जिसमें साइबेरियन क्रेन्स और रेडिशल डॉक डक ये सब आती हैं, और मतलब ठंडी प्रदेश से देहरादून में आएंगी, हम्म। साइबेरिया जैसे ठंडे प्रदेश से। और जी। जो ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन होता है उसमें जैसे केदारनाथ जो ऊपर की पहाड़ियां हैं, मतलब हम्म। वहां से माइग्रेट करके आती हैं। वाह। तो ये एक बड़ा मतलब देहरादून में रहने का एक बड़ा लाभ है कि आप बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स देख सकते हो। तो इनफैक्ट इंडिया में आप देखोगे तो नियरली 1400 हम्म। स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं। उसमें से समझ लो आधी तो उत्तराखंड में मिलती हैं, 700 स्पीसीज।
और उसकी भी आधी, नियरली 350 और समथिंग जो है वो देहरादून में पाई जाती है। ये तो आप एकदम स्वर्ग में है इन टर्म्स ऑफ बर्ड वॉचिंग। वाह। और जो मेरी कॉलोनी थी, हमने उसमें लगभग 75 स्पीसीज देखी थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा देन मान सकते हैं, भगवान की कृपा मतलब मान आप सकते हैं। डॉक्यूमेंट कर रही है क्या ये सब, मतलब ये हमने एक बार सब अपनी बर्ड्स को लिखा था, नहीं डॉक्यूमेंट तो मेरे पास इतना समय नहीं होता, जी। लेकिन ये हमने अपनी कभी जैसे देखा कि हाँ कितनी कितनी बर्ड्स आई, तो पता चला हमें कि ये 75 स्पीसीज है यहाँ वाह। पर। 75 आपकी कॉलोनी में, मतलब कॉलोनी। सुपर इम्प्रेसिव। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि ना आजकल जो बच्चे हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी आई वाज जस्ट हम्म टॉकिंग अबाउट, एंड आई थिंक आई एम वेरी श्योर यू विल आल्सो एग्री, कि आजकल के बच्चे जो है नेचर से बहुत दूर, और मतलब गैजेट, गेम, मूवीज, बड़ी मुश्किल से उनको खेलना आता है, तो चिड़ियों पर तो क्या उनका ध्यान जाने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत प्रेरणा मिलती होगी, मेरा ख्याल है जो भी बच्चे सुनेंगे, आप मतलब अलार्म है चिड़िया। आप कैसे दीदी बोलेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे उन बच्चों को? देखो, उनको प्रेरित करने के लिए तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि पक्षियों का महत्व क्या है। जी बिल्कुल। तो अगर हम शुरुआत में देखें तो ये हमारी संस्कृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हम्म। अगर आप देखो तो हम जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, शनि देव की सवारी कौवा है, हम्म। इसी तरह सरस्वती जी की हंस है। जी। तो आप वहां से शुरू करो तो ये पूजा पाठ में, मतलब पूजा से रिलेटेड हुई, हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड हुई, इवन तेज आप, दूर है। वाह, ये तो सही बात, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लोक कथाओं में या पौराणिक कथा देखो तो हम्म। वहां भी हमने विशेष, हमारी कथाओं में विशेष महत्व होता है पक्षियों का। हम्म। और अगर हम ले जाएं अपनी धर्म से हट करके, हम अगर जाते हैं मतलब जैसे ईसाई धर्म में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ईसाई धर्म में जब जीसस का नामकरण हो रहा था, तो उस वक्त वहां पर डव मौजूद थे, जो एक बड़ी शांति और बड़ी पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है। उसी जैसे इस्लाम धर्म में अगर आप कुरान पढ़ो तो वहां पर भी हुदहुद का बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है। हम्म। और अगर हम जनजातियों में देखें तो संथाल जो जनजाति है, वो वहां पर तो माना जाता है कि सबसे पहले जो संसार में जो जीव आए वो हंस और हंसिला हंसिला थे, और उनके अंडों से ही मानव का विकास हुआ। खैर ये तो जेनेटिक्स का विषय है, एंड मे बी देर इज सम ट्रुथ, राइट। कथाओं से हम निकाल सकते हैं। तो ये हंस और हासिल जो थे वो गूज और गैंडर समझ सकती हो, वो थे। अच्छा। इसी तरह और भी जनजाति है, जैसे किशुक जाति है, वहां पर किंगफिशर को उनका कुल देवता माना जाता है। तो हम्म। हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से एकदम बहुत ही मतलब जुड़ाव है इनका, ये अभिन्न अंग है। साथ में अगर हम देखें तो जो बर्ड्स हैं वो पॉलिनेटर्स का काम करती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो इस विषय में मैं एक और स्टोरी सुनाना पसंद करूंगी जो बच्चों के लिए खास कर है। बच्चों को अगर पूछो कि डोडो पक्षी कौन है, तो वो तुरंत बताएंगे एक्सटिंक्ट हो हम्म। गया, पहले हाँ हुआ हाँ, करता बिल्कुल था, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ। तो डोडो जो था वो मॉरिशस में पाया जाता था, जी। और मॉरिशस में जीव उस समय बहुत कम रहते थे, उनका कोई शिकार करने वाला नहीं था, तो डोडो की बहुत ज्यादा संख्या थी वहां। हम्म। और वहां पर एक वृक्ष पाया जाता था जिसको कहते हैं टेम्बा लॉ, टेम्बा टेम्बा लॉ। अच्छा। तो वो पेड़ भी अपने आप में बहुत खास है, मैं और आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो डोडो पक्षी जब उसके बीज खाता था, तो उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती थी, हम्म। उसके कारण वो बीज जर्मिनेट करने लायक बनता था। और जब वो जर्मिनेट करता था, तब टैम्बालॉक के पेड़ उगते थे। अरे। तो डोडो का हाँ। एक बड़ा मतलब कनेक्शन था टैम्बालॉक, मॉरिशस में पाए जाना, और वहां वहीं पर पाए जाना, और उसका और डोडो का एक मतलब एक जुड़ाव था, वाह। एक इकोलॉजिकल बैलेंस हम कह सकते था। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं इसको तो।
अब क्या हुआ, वहां पर डच सोल्जर्स आए। तो हम्म। डच सोल्जर्स ने पाया कि टैम्बालॉक का जो वुड है वो शिप बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो वो अपनी शिप के लिए मॉरिशस में रुकते थे, और वो वुड की शिप वुड्स ले जाते थे अपने शिप बनाने के लिए, या बना लेते होंगे। लेकिन जब वो मॉरिशस पहुंचे तो उन्हें लगा कि डोडो पक्षी का मीट बहुत अच्छा है, तो वो उसे खाना शुरू किया। अरे। अब हुआ ये कि इससे डोडो की संख्या खत्म होती गई और वो एक्सटिंक्ट हो गए। हम्म। जब डोडो के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टैम्बालॉक भी एक्सटिंक्ट हो गया, तब उन्हें पता चला कुछ मतलब स्टडी के बाद कि डोडो किस तरह से टैम्बालॉक के पौधों के विकास में अपना योगदान दे रहा था। ये तो एक बड़ी छोटी सी घटना है, लेकिन मुख्य बात यह है कि पक्षी और हम सब जीवों के बीच में एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, और एक एक्सटिंक्ट हुआ तो मानव जाति के अस्तित्व पर भी सब। खतरा आ सकता बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। और अगर तुम ध्यान दो कि जहां पर भी पशु पक्षी ठीक मतलब प्रचुर मात्रा में रहते हैं, वहां कीड़े मकोड़े कम होंगे। हम्म। उसका सिंपल सी बात ये है कि ये कीड़े मकोड़ों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। और साथ में ये साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी पाया गया है कि अगर आप पक्षियों के पास हो तो आपको इतनी अंदर से खुशी मिलती है कि आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाते हैं। और मतलब बड़े जो कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। और तो हम समझ सकते हैं कि पक्षी जो है वो इको इंडिकेटर्स हैं। जहाँ पक्षी हैं वहाँ का वातावरण काफी शुद्ध है, ये बिल्कुल हम मान सकते हैं। बिल्कुल। तो हम बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए पक्षी कितने महत्वपूर्ण है। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका है जो हम लोग भी अपने बच्चों के साथ, या जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया कि वो जब भी बर्डिंग पर जाते थे हमें ले जाते थे। तो इस विषय में बड़ी ये मैं बताऊंगी, मैं शुरुआत में जब मैं कहीं भी हम घूमने जाते तो अपना कैमरा लेते और बैग लेते और कहते कि चलो हम चलते हैं, तो मैं कहती देखो मैं कैमरा नहीं उठाने वाली। और जब भी हम बर्ड वॉचिंग के लिए जाते तो मतलब सुबह सुबह उठ करके हम सबसे पहले बर्ड वॉचिंग के लिए जाते थे, कहीं भी घूमने जाते थे तो हम्म। वहां पर हम लोग आवाज करते जैसे चुप रहना, आवाज ज्यादा तेज से मत चलो, पत्तों की खड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अरे ये बर्ड वॉचिंग क्या चीज है। जैसा उसका महत्व पता चलता गया और हमें भी मजा आने लगा बर्ड वॉचिंग में, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी अब ये क्या है कि कैमरा हमारे साथ चलता है, और हम कहीं भी जाएं, कार में भी हमारे कैमरा होता, घर में भी कैमरा होता। तो बच्चों को भी आप एक कैमरा दीजिए, उनको एक बाइनोकुलर दीजिए, जिससे हम्म। कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ पक्षियों को देखें और उनके महत्व को समझें, और क्या डिफरेंस है ये सब पता करें। तो आप उनको सुबह सुबह ले जाएं पक्षियों को दिखाने के लिए, तो किसी न किसी तरह जिस तरह मेरा मन पक्षियों में लग गया उनका भी लग जाएगा। वो इकोलॉजिकल बैलेंस समझेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी। हाँ, सुबह उठकर जाना उनको पसंद होगा, सूरज देखना, हरियाली देखना, पहाड़ देखना, नदी देखना उनको पसंद आने लगेगा। और वो भी मतलब एक इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में बहुत अग्रगणी हो जाएंगे, बिल्कुल। जिससे हमारा वातावरण आज बचा रह सकता है। दीदी जब बैलिस दी ये देखेंगी, ये हम मतलब कॉन्वर्सेशन हम लोगों का, तो उनको आपके ऊपर बहुत गर्व होगा क्योंकि आपकी हिंदी जो है वो बहुत ही अच्छी है। अग्रगणी। मतलब मेरे विचार में कई लोगों को ये नहीं लगे कि आप हिंदी की शिक्षिका है। हाँ हाँ, ये सब देन है हमारे विद्यालय का ही, मैं कहूंगी इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का, जहाँ हर चीज पर इनफैक्ट हम लोगों ने संस्कृत भी बहुत सीखी। बिल्कुल कहना चाहूंगी, बिल्कुल। इंग्लिश हिंदी संस्कृत लैंग्वेज का कमांड। हम लोगों को और हाँ मतलब ऐसा प्रयास किया गया जो लगा नहीं कि प्रयास हुआ, लेकिन प्रयास तो बहुत हुआ क्योंकि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम लोग रियलाइज करते हैं कि कुछ हाँ। चेंज जब करना है तो कितनी मेहनत लगती है। हम्म। तो दीदी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज दर्शकों को शायद पता नहीं है कि मेरी दीदी से पहली बार बात हुई है आज। मतलब जब आप सुन रहे हैं
तो मेरी भी बात पहली ही बार हो रही है। लेकिन मतलब जो कंफर्ट लेवल फील हो रहा है, और जो लग रहा है कि बात बस करते ही रहे, लेकिन हाँ, हर एक कॉन्वर्सेशन का एंड होता है। तो हाँ दीदी ने आज बहुत अच्छी सी बातें बताई, और मेरा बच्चों से और पेरेंट्स से और टीचर्स से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज समझें कि एक अच्छा टीचर और एक अच्छा पेरेंट लाइफ कैसे चेंज कर सकता है, और एक पार्टनर भी, इजंट इट? क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि आप बर्ड वॉचर बन गई बिकॉज ऑफ अ गुड, वेरी सपोर्टिव एंड गुड पार्टनर। तो मतलब एक सपोर्ट सिस्टम जो है बड़ा अच्छा रहना चाहिए। एट द सेम टाइम हम लोगों को दीदी जैसा एक हमारे अंदर कैरेक्टर होना चाहिए कि सब सारे फीडबैक्स को बड़े पॉजिटिवली लें, दुखी वुखी ना हो जाए, डिप्रेशन में नहीं जाना है, सीखना है, हाँ चीज सीखने की है। तो फिर आप मतलब एक साइंटिस्ट, एक फेलियर स्टूडेंट से इंजीनियर, और फिर आप एक बर्ड वॉचर, सब कुछ सारे हैट्स आप अपनी लाइफ में पहन सकते। थैंक यू सो मच दी फॉर ज्वाइनिंग इन और टॉकिंग टू मी। आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस कि हाउ हैप्पी आई एम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ यू। थैंक यू सो मच अभिलाषा, माय प्लेजर। Yeah. Our all the best for the bird watching. Do follow Jaya Mishra on Facebook, and आप पोइट्री पढ़ेंगे, आप जब इनके पोस्ट पढ़ेंगे तो आपको पोइट्री लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।